हेलो गाइस, हम यहाँ पर जीपी का प्रॉपर्टी कर रहे हैं जस्ट लाइक इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमको अगर 3 टर्म्स इन एपी मानना होता था तो हम कैसे मानते थे? 3 टर्म्स इन एपी जनरली हम मानते हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी, जहाँ जो ए जो डी जो होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। ये हमको मानना पड़ता है 3 टर्म्स इन एपी। जनरली जब आपको सम पूछा जा रहा हो, मतलब ऐसा क्वेश्चन हो कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, देन यू अप्लाई दिस। आप सम 3 टर्म्स इन एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी भी मान सकते हो, लेकिन अगर जहाँ सम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, जैसे सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी, कंजिक्यूटिव 3 टर्म्स इन एपी इस तरह दिया हो, तो आपको एपी में ए माइनस डी, ए प्लस डी मानना चाहिए। इससे वो जो होता है वो कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाता है। सिमिलरली जब हम जीपी में आते हैं तो जीपी में सम नहीं, प्रोडक्ट। तो जीपी में जब भी हमको 3 टर्म्स मानना होता है, जनरली जब प्रोडक्ट पूछ रहा हो, जब प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो कि 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आप जो 3 टर्म्स मानो कभी भी जीपी में, तो आप मानो ए बाई आर, ए और ए आर 3 टर्म्स ऐसे मानोगे तो कैलकुलेशन करने में काफ़ी इजी होगा। अगर क्वेश्चन में थ्री कंजिक्यूटिव टर्म्स के प्रोडक्ट के अलावा, जैसे सम वर्म के बारे में बात हो, जैसे 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी का सम ये है, तो आप जस्ट जनरली जैसे मानते हो टर्म्स को वैसे ही मानना, जैसे ए आर और ए आर स्क्वायर मानते हो, इसी तरह जाना। लेकिन जब प्रोडक्ट की बात आए तब आप टर्म्स को ऐसे मानना, ए बाई आर, ए आर, तो आपको आसानी होगी। जैसे आप जब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बाई आर, ए और ए आर को मल्टीप्लाई करोगे, तो यू विल जस्ट गेट ए क्यूब एंड यू विल फाइंड 1 टर्म। सो अंडरस्टैंड, मतलब जब भी किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऐसा क्वेश्चन में आए कि 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, तो देन मानने की कोशिश करो ए बाई आर, ए आर। अगर 4 टर्म्स का दिया हो तो कैसे मानोगे? यू विल जस्ट मानोगे कि यहाँ ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर स्क्वायर, नहीं सॉरी, ए बाई आर, ए आर एंड ए आर क्यूब, 4 टर्म्स मानोगे आप इस तरह। समझ रहे हो? जहां पर जो ए जो होगा उस जीपी का फर्स्ट टर्म होगा, और आर यहाँ पर, और आर जो होगा उस जीपी का क्या होगा, एंड सॉरी आर नहीं, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर जो होगा वो कॉमन रेशियो होगा। अंडरस्टैंड? तो जब भी आपको 3 टर्म्स और 4 टर्म्स के प्रोडक्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तब आप ऐसे जाएंगे। अगर सम के रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो अब आप सिमिलरली जैसे जाते हो। हम जो अब करने वाले हैं सम ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। ये करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। जैसे आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है 2 की आप पावर बढ़ाते जा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए अभी 2 की पावर 1 है तो वैल्यू 2 है। 2 का पावर 2 किया तो वैल्यू क्या हो गया? 4। 2 की पावर 3 करोगे तो वैल्यू क्या होगा? 8। ऐसे अगर आप पावर बढ़ाते जाओगे 2 का, तो जो रिजल्ट आ रहा है 2, 4, 8, वो इंक्रीज हुआ कि नहीं? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर यही नंबर जो यहाँ पर 2 है, अगर ये 1 से छोटा हो, जस्ट लाइक मान लीजिए 1/2 हो, तो क्या भी वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? तो अब चेक कीजिए, अगर पावर बढ़ा रहे हैं तो 1/2 की पावर 1 क्या होगा? 1/2। 1/2 की स्क्वायर क्या होगा? इट विल बी 1/4। 1/2 का क्यूब क्या होगा? इट विल बी 1/8। और आप देखेंगे जैसे जैसे हम पावर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रहा है? नीचे की ओर घट रहा है। 1/2 और 1/4 में कौन बढ़ा है? ऑब्वियसली 1/2 बढ़ा है। चेक कर लेना भाई, ये 2/4 होता है और ये 1/4। सिमिलरली ये 2/8 होता है, ये 1/8 होता है। तो चेक कर ले, ये बड़ा है 1/8 से, ये बड़ा है 1/4 से।
तो जैसे आप देख रहे हो कि मतलब अगर हम कोई नंबर जो 0 से 1 के बीच में है, समझ रहे हो, अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में हो, जैसे कोई नंबर मान लीजिए ए, अगर 0 से 1 के बीच में है और इसका हम पावर बढ़ा रहे हैं, तो अगर मान लो 1/2 का पावर बहुत बड़ा हो जाए, मतलब समझ लो इतना हो जाए, इन्फानाइट हो जाए, इन्फानाइट मतलब काफ़ी बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जो है बहुत छोटा हो जाएगा। काहे कि अगर पावर इसका बहुत बड़ा होगा तो वैल्यू, क्यों, चूंकि इसका वैल्यू जो है घटते जा रहा है, 1/2 का पावर 1 था तो 1/2 था, 1/2 स्क्वायर होगा तो घट रहा है, जितना ज़्यादा पावर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वैल्यू क्या होगा, ऐसा घटेगा। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि अगर कोई नंबर है जो कि 0 से 1 के बीच में है और इसका पावर कोई n है और n इनफाइनाइट हो गया, मतलब इनफाइनाइट एक ऐसा चीज़ है, मतलब समझ रहे हो, जो आप सोच नहीं सकते, बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा बड़ा बड़ा, जहाँ तक आप इमेजिन नहीं करो, मतलब समझे ना, क्या सोच रहे होगे, 99,000, 9 करोड़ 99 लाख 99,999, अबे बहुत बड़ा मतलब समझो बहुत बड़ा कर दिए, तो क्या होगा, इसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो हम जस्ट कहते हैं कि इसका वैल्यू जस्ट अप्रोच कर जाता है 0, एकदम 0 नहीं, समझ रहे हो, 0 नहीं हुआ वैल्यू, लेकिन 0 अप्रोच कर गया। समझ जाओगे, धीरे धीरे समझ जाओगे, लिमिट्स पर हो गए तो इस बात को और अच्छे से समझ जाओगे, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखा। लेकिन अगर यही वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो और इसका हम वैल्यू इन्फाइनाइट कर दे, 2 का पावर n इन्फाइनाइट, समझ रहे हो, वैल्यू जो है इसका बढ़ते जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। चूंकि इसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो चूंकि इसका पावर हम काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर देंगे, तो वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जो है हम सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी निकालते हैं। चलो अब वो करते हैं। तो सबसे पहले चलो आगे, ये बात समझ में आया होगा आपको। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी जीपी है, हमने मान लिया जीपी ए आर स्क्वायर AR³ ऐसे से जीपी बढ़ रहा है, तो इसका सम हमें निकालना है। मान लो कि ये इन्फानाइट तक जा रहा है, तो हम जानना चाह रहे हैं कि किस केसेस में हम सम निकाल पाएंगे। ऑब्वियसली सब केस में हम सम नहीं निकाल पाएंगे, जैसे हम देखेंगे, आपको बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए इसका हम सम निकालना है, कोई भी अगर जनरल जीपी होता है, अगर उसका n टर्म्स का सम निकालना है हमको, अगर ये n टर्म्स तक जा रहा है, तो उसका सम निकालने का आप फॉर्मूला पहले ही डिराइव कर चुके हैं, वो है a इंटू r की 1 माइनस r की पावर n बाई 1 माइनस r। तो जब टर्म्स इन्फाइनाइट होगा, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमको इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना होगा, तो जो यहाँ जो n होगा वो इन्फाइनाइट हो जाएगा। समझ रहे हो, n 50 60 70 ऐसे होता है, 70 टर्म्स का सम निकालना है जीपी का, 80 टर्म्स का सम निकालना है जीपी का। अब यहाँ पर हमको इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का जीपी निकालना है। इन्फाइनाइट मतलब n यहाँ क्या हो गया, इन्फाइनाइट हो गया। तो अब चेक करो किस कंडीशन में हम वैल्यू निकाल पाएंगे। चलो इसको तोड़ो, मतलब इसको दो भाग में तोड़ो, a/1/r माइनस AR की पावर n बाई 1 माइनस r। अब देखो सम ऑफ इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी निकालना है तुमको। अब सोचो जरा, मतलब कैसे निकाल पाएंगे हम। अगर मान लो कि कोई जीपी ऐसे होता, एक मिनट, कोई मान लो जीपी ऐसे होता 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64, और ये इन्फाइनाइट तक जा रहा होता, तो तुम क्या सोच रहे हो, इसका सम निकाल लोगे। अबे यार, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ते ही जा रहा है, तो हम कैसे किसी कोई फिक्स नंबर दे दे कि अच्छा इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जाके इसका सम इतना ही हो जाएगा, कैसे बता दे। अगर मान लो अगर यही सीक्वेंस अगर ये होता 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 +, अब देखो ये जो है वैल्यू जो है घटते जा रहा है, समझ रहे हो, वैल्यू घटते जा रहा है।
फिर अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जाएंगे तो वैल्यू और छोटा और छोटा और छोटा होते जाएगा। चलो, तो इस पार्टिकुलर केस में हम सम निकाल सकते हैं क्योंकि वैल्यू छोटा होते जा रहा है, समझ रहे हो। और इस पार्टिकुलर केस में हम नहीं निकाल सकते क्योंकि जो है हर एक टर्म्स के साथ वैल्यू बढ़ते जा रहा है जीपी का। तो मैं बस यही बताना चाह रहा था कि जब n इनफाइनाइट अप्रोच करता है तो जब r तुम्हारा 1 से बड़ा होगा ना, तो जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे वैल्यू तो बढ़ता जाएगा। लेकिन r जब 0 से 1 के बीच में होता है तब वैल्यू क्या होता है, घटते जाता है। और जब r की पावर n होगा, जब n इन्फिनिटी अप्रोच करता है तो लगभग वैल्यू जो है 0 अप्रोच कर जाता है। तो जो ये वाला वैल्यू होगा, r की पावर n लगभग 0 अप्रोच कर गया, तो 0 इंटू a इक्वल्स टू 0, मतलब ये वाला टर्म कट गया और सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम जो हो गया हमारे पास a/1 माइनस r आ गया। इसके लिए कंडीशन क्या होगा, कंडीशन हुआ कि जो r होना चाहिए वो 0 से 1 के बीच में, मतलब मॉड r 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। r माइनस 1 से 1 के बीच में हो सकता है। ये कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो समझ में आया होगा ऐसा क्यों हुआ होगा। आप तभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी का सम निकाल सकते हैं जब मॉड आर, समझ रहे हो, कॉमन रेशियो जो हो आपका 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। और बस इतना ही। तो सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी का जो सम आया a/1 माइनस r आया। और जहाँ पे आपके पास कंडीशन होना चाहिए ये तभी फुलफिल होता है जब r जो होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा, या फिर आप कह लो मॉड r जो होगा वो मॉडुलस वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। ऐसा क्यों हुआ आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर r जो होगा 1 से बड़ा होगा, जैसे लाइक दिस केस 2 + 4 + 8, आपको एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि जो वैल्यू जो रहा है वो बढ़ते जा रहा है, समझ रहे हैं। और लेकिन जब r 0 से 1 के बीच में होगा, जैसे यहाँ पर अगर r 2 होगा और 2 का पावर अगर आप इनफाइनाइट करोगे, जैसे इस केस में, तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 2 का पावर इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आप कैसे माइनस इनफाइनाइट कर सकते, टोटली जो होगा मतलब समझिए मीनिंगलेस होगा। इसलिए हम यहाँ पर जो अगर r 0 से 1 के बीच में होगा और उसकी पावर n करें इनफाइनाइट, तो वैल्यू को हम एटलीस्ट अप्रॉक्स 0 मान सकते। एक्चुअली वो 0 होता नहीं है, समझ रहे हैं, लगभग 0 अप्रोच कर जाता है। तो हम सोचते हैं यार ये इतना छोटा होगा कि क्या होगा, ये नेग्लिजिबल होगा, बहुत छोटा होगा, इस नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो a/1 माइनस r होगा। ये इसमें थोड़ा लिमिट्स का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे इस बात को। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि आप जीपी का सम पढ़ें, एपी का नंबर ऑफ टर्म्स का सम पढ़े, तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एपी दे दिया बोले ऐसा सम बताओ, समझो, तो काफ़ी इजी हो जाएगा। या फिर कोई जीपी दे दिया उसका सम बताओ, आपको वो क्या करेगा ना कि आपको जीपी प्लस एपी मिक्स कर दे देगा, या फिर एपी प्लस एपी मिक्स करके दे देगा। हो सकता है AP1 हो, AP2 मिक्स करके दे दिया हो, या फिर आपको जीपी प्लस जीपी मिक्स करके दिया होगा। तो शायद मैंने जीपी प्लस एपी का एक क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में कराया है, आपने नहीं देखा है तो जाकर देखो। जैसे अब आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में देखिए क्या होता है, समझ रहे हो, आपको समझ रहे हो। कोई अगर सीक्वेंस आपको नहीं दिख रहा है कि अच्छा इसको कैसे सॉल्व करें, सोचो क्या इसमें 2 जीपी है, क्या इसमें 2 एपी है, बस यही सब फाइंड करना होता है। तो अच्छा हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ भी 1/2 है। अच्छा सोचो कि कैसे लोग सोचते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 क्यूब है, अच्छा यहाँ 1/2 की पावर 5 है। अच्छा अब मुझे दिख गया कि ये जो था कुछ पावर बढ़ रहा है, मतलब 1/2 प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 5। अच्छा, तो ये तो हमको जीपी में दिख रहा है।
ये आपको जीपी में दिख रहा है। इसका कॉमन रेशियो दिखाओ, निकालो जरा। कॉमन रेशियो निकालने के लिए कंजिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो चाहिए होता है। कंजिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो निकालोगे तो अच्छा आप तुमको 1/4 आ गया। ओहो, एक जीपी निकल गया मेरे को। अच्छा, क्या दूसरा भी वाला भी जीपी है? देखो तो 1/3 स्क्वायर, 1/3 की पावर 4, 1/3 की 6। हाँ, शायद ये भी जीपी है। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन था कि आपको 2 जीपी का सम करके दे दिया तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, बीच में प्लस साइन है, समझो ये हमने इसको अलग अलग लिख दिया। इस 1/2 प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 की पावर 5 को एक जगह लिख दिया इन्फिनाइट तक, और प्लस 1/3 स्क्वायर, 1/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 6 अप टू इन्फिनाइट तक एक साथ लिख दिया। समझ रहे हो। अब देखो क्या ये भी जीपी है। जीपी के लिए क्या करते हैं हम, कंजिक्यूटिव टर्म्स के रेशियो का कंजिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम दिखाते हैं। ऑब्वियसली हर में यही चीज़ करना होता है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता ये सब। तो कंजिक्यूटिव टर्म्स का हम रेशियो निकाले तो रेशियो जो आया हमारे पास 1/9 आया। ऑब्वियसली जब भी आपको इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम पूछा जा रहा होगा ना, तो कॉमन रेशियो 0 से 1 के बीच में ही होगा, तभी आप सम निकाल पाओगे। तो क्वेश्चन में आपको सम निकालने के लिए ही दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि r जो है 1/4 है, जो कि 0 से 1 के बीच में आता है। समझ रहे हो। और यहाँ r 1/9 है तो 0 से 1 के बीच में आता है। तो हम बस सम निकाल देंगे। इसका सम क्या होगा, अगर ये इन्फानाइट तक जा रहा है और ये भी इन्फानाइट तक जा रहा है, दोनों मिल के ये वाला सीरीज बन रहा है। समझ रहे हो। आपको सिंपल नहीं देगा जीपी एपी, आपको 2 मिक्स करके दे सकता है, जीपी एपी, एपी एपी, जीपी प्लस एपी। आगे और पढ़ोगे आप अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज, ये सब भी होता है, कुछ हेनते नाम है। तो समझ रहे हो। अब निकाल लो जीपी का। आपको इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला पता है, a/1 माइनस आर। a/1 माइनस आर, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर इस जीपी का 1/2। कॉमन रेशियो क्या है 1/4, तो 1 माइनस 1/4। अच्छा, इस इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम आ गया। और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर है 1/9। ओहो, आर क्या है 1/9, तो 1 माइनस 1/9। ऑब्वियसली 1/9/8/9 इज 1/8। इतना का हमको आ गया 1/8 सम। इतना का गया 1/2/3/4। ये है 2/4 मान लीजिए, तो 4 कट गया तो 2/3। इसका सम 2/3 आया हमको, और इसका 1/8। बस जोड़ दो दोनों को भाई, ये 2/3 प्लस 1/8 जोड़ दोगे ना। चलो जोड़ देते हैं, 3 चौका 3 8 24, 16 प्लस 3, सही जोड़ रहा है ना, 19/24 आ गया। अर्थमेटिक मीन्स के बारे में बात करेंगे। जैसे अर्थमेटिक मीन आपको याद होगा, अर्थमेटिक मीन एक बार हम रिकैप कराते हैं आपको। जैसे ए बी सी अगर अर्थमेटिक मीन में है, सॉरी एपी में है, तो हम कहते थे कि जो बी है वो ए एंड सी का अर्थमेटिक मीन है। मतलब जो बी है ए एंड सी का अर्थमेटिक मीन है, एम कहिए, या फिर जो बी है वो होता है अर्थमेटिक मीन, मतलब जस्ट लाइक एवरेज a + c/2। और हम लिखते थे कि 2b = a + c। अगर ए बी सी ए पी में है तो हम कहते हैं जो बी है वो ए एंड सी का अर्थमेटिक मीन है। उसी तरह अगर ए बी सी जी पी में है तो हम कहते हैं जो बी जो है वो ए एंड सी का ज्योमेट्रिक मीन है, जीएम। एंड हम कहते हैं जो बी स्क्वायर है वो ए सी के बराबर है। सपोज आप समझ जाएंगे कि कैसे बी स्क्वायर ए सी के बराबर है। मान लीजिए कोई जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए आर है, और थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर है। आप जस्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड, दिस एंड दिस, व्हाट यू गेट ए स्क्वायर आर स्क्वायर। तो क्या ये ए आर का स्क्वायर नहीं है? तो वैसे ही हमने बी का स्क्वायर किया तो ए सी मिला। तो हम कहते हैं कि जो बी है वो ए एंड सी का ज्योमेट्रिक मीन है। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई 2 नंबर ए एंड बी है, और ए एंड बी के बीच हमने कुछ n नंबर्स को इंसर्ट किया है, जैसे G1, G2, G3 अप टू Gn।
हमने ए और बी के बीच क्या किया, इन n नंबर्स को इंसर्ट किया ताकि जो अब जो सीक्वेंस बने वो एक जीपी हो जाए। समझ रहे हैं, ए एंड बी के बीच हमने n नंबर्स को इंसर्ट किया ताकि जो अब जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनेगा, एक सीक्वेंस बनेगा ए G1 G2 G3 G एंड बी, तो ये एक जीपी में हो जाए। तो हम कहते हैं कि हमने n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करा है ए एंड बी के बीच में। तो जब ये एक जीपी बना होगा तो इसका कुछ ना कुछ तो कॉमन रेशियो होगा। तो कॉमन रेशियो का जो फॉर्मूला आता है वो आता है सिंपली b/a 1/n+1, जहाँ n जो होगा वो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स होगा। एंड सेकेंड जो हमसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्रोडक्ट ऑफ दीज n ज्योमेट्रिक मीन्स यू कैन से G1 G2 G3 अप टू Gn। अगर हम मल्टीप्लाई करें तब हमें क्या मिलेगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स। तो ये जो मिलता है हमें मिलता है AB की पावर n/2। तो आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन आप रिजल्ट ज़्यादा याद रखें। जो इम्पोर्टेंट जनरली जो यूज होता है वो हमको रिजल्ट यूज होता है कि प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स जो होगा वो AB की पावर n/2, जहाँ n क्या है, n इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड। n आप ये सब को जोड़ के नहीं लेना, a और b n में नहीं आता। आप जनरली गलती कर दे वही क्या कि a और b को भी n में जोड़ लोगे, नहीं, समझ रहे हो। आपको n उतना लेना है जितना ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट हुआ है ए और बी के बीच में। गाइस हमने कहा कि ए एंड सी का ज्योमेट्रिक मीन बी है, तो बी है क्या एक्चुअल में, जो बी है वो है आपको √AC, √AC। तो अगर आपको ए एंड सी का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो आपको √AC करना पड़ेगा, मतलब ए और सी को मल्टीप्लाई करके उसका रूट करना पड़ेगा, तब आपको ए एंड सी का ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा। इस क्वेश्चन में हमें 2 and 128 के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना है। तो ये 2 और 128 है, इसके बीच 5 नंबर्स हमें ऐसे इंसर्ट करने हैं ताकि जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बने वो एक जीपी में बन जाए। चूँकि ये सीक्वेंस एक जीपी में बनने वाला है तो इसका कुछ ना कुछ कॉमन रेशियो होगा। तो मैंने आपने पीछे आपको बताया है कि इस सीक्वेंस इस जीपी का कॉमन रेशियो हम कैसे निकालते हैं। तो सपोज ये ए और बी के बीच में हमें 5 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, तो जस्ट वी डू b/a, कॉमन रेशियो का फार्मूला 1/n+1। तो b/a इज 64 और व्हाट इज n इज नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, n इज 5, तो 5 + 1 इज 6 एंड 64 क्या है, इस 64 जो है 2 का पावर 6 है। तो जो हमारा कॉमन रेशियो आया वो आ गया 2। अच्छा, ये पूरा सीक्वेंस जो है वो जीपी में है, तो ये पूरा जीपी में हो गया। तो इसका हम क्या, अगर इस जीपी का अगर कॉमन रेशियो पता चल गया तो क्या हम टर्म्स नहीं निकाल सकते। इसमें फर्स्ट टर्म में आप 2 से मल्टीप्लाई करो, चूँकि कॉमन रेशियो 2 है तो सेकेंड टर्म मिलेगा, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो थर्ड टर्म मिलेगा, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो थर्ड ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा। ऐसे आप जा सकते हो। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन हमें क्या आया, 4 आएगा, सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन आएगा 8, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो 16, फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो 32 होगा, फिफ्थ ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो 64 होगा। आपको ये भी पूछ सकता है कि इस 5 ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपको सीधे फार्मूला से याद होना चाहिए, इट वुड बी AB की पावर n/2 एंड n इज नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। AB इज व्हाट, 128 की पावर 2 एंड 5/2 it is 256, 128 is 256 and it is 5/2। ये किसका स्क्वायर है, शायद 16 का स्क्वायर है, हाँ 16 का स्क्वायर है। तो जो मल्टीप्लाई करके है वो 16 की पावर 5, द प्रोडक्ट इज 16 की पावर 5। देन प्रोडक्ट ऑफ 5 ज्योमेट्रिक मीन्स आपको पूछा जा सकता है, समझ रहे हो। काफ़ी सारे